पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लगातार बवाल जारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को आज संदेश खाली जाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से ऑर्डर लाने पड़े हैं। ये बड़ी खबर और ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, एक एक तस्वीर अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। लेकिन इस बीच सवाल ये कि आखिर क्यों ममता बनर्जी सरकार विपक्षी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक रही है? आखिर क्यों संदेश खाली एक बड़ा सियासी रण बन गया है? ये तस्वीरें अब आपके सामने। और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त का सियासी बवाल और सियासी रण के बीच में सवाल है कि आखिर कहां पर है शेख शाहजहां? इस पूरी खबर का विश्लेषण ग्राउंड रियलिटी आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर पर नजर रहेगी और एक बड़ा सवाल, क्या यूपी में भी टूटेगा इंडिया? ये सवाल क्यों? क्योंकि खबर जो यूपी से है वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है और अब सवाल यही उठने लगा है कि क्या यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर में आपके सामने। तीसरी खबर, एंटार्क्टिक में चीन का जासूसी कांड। खबर है चीन की जासूसी अड्डे की। चीन ने एंटार्क्टिक में एक ऐसा जासूसी बेस बनाया है जहां से पश्चिमी देशों पर नजर रखी जा सकती है। चीन के इस बेस से अब तक क्या क्या जासूसी कांड हुए हैं, एक एक इंफॉर्मेशन और खुलासा अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और इंग्लैंड से आई ये तस्वीर जरा सबसे पहले देखिए, क्योंकि इंग्लैंड के ही बर्मिंघम में भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर सामने आई। आपको बता दें, तेज रफ्तार ऑडी ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। ये देखिए तस्वीर। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 25 साल का लड़का कार चला रहा था। गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक शख्स की हादसे में जान गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऑडी की रफ्तार कितनी तेज थी, इन क्षतिग्रस्त गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए किस तरीके से एक नहीं बल्कि 5 गाड़ियों को इस ऑडी ने जोरदार टक्कर मारी। और अब आज की सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट, जहां पश्चिम बंगाल का संदेश खाली ममता बनर्जी सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली में है। संदेश खाली जाने को लेकर मचा सियासी संग्राम, उसकी एक एक तस्वीर TV9 आपको दिखा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी की भी तस्वीर आपके सामने। संदेश खाली में शुभेंदु का जिस तरीके से स्वागत हुआ, जोरदार स्वागत हुआ, ये तस्वीरें देखिए। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु के पहुंचते ही यहां लगातार नारे लगने लगे। शुभेंदु अधिकारी करीब 1.5 घंटे से संदेश खाली में मौजूद है, वहां के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उसी वक्त की ये तस्वीर देखिए, जहां एक महिला उनको अपनी आप बीती सुनाते सुनाते भावुक हो गई, रोने लगी, तो शुभेंदु अधिकारी उसके आंसू पहुंच रहे थे, उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, लोग उनसे बातचीत में अपना दुख बयां कर रहे हैं। इस दौरान महिलाएं रोती नजर आई। और इस बीच हमारे सहयोगी रवि दत्ता उनके साथ मौजूद हैं। रवि दत्ता ने अपने कैमरे पर संदेश खाली के लोगों की नाराजगी जानने की भी कोशिश की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी रवि दत्ता भेज रहे हैं, जो संदेश खाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी के साथ ही हैं। रवि दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। जो यहाँ पे लोगों का भावना है वो हम दिखाए हैं। लोग भगवा झंडा सर में पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, हम आम लोग हैं, अपना अत्याचार का बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी झटका है, यहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। और जब संदेश खाली सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं, तब ऐसी जीत होना ये जाहिर करता है कि यहाँ पे जो हो रहा है वो एक जनविस्फोट है, जिसके लिए संदेश खाली रेडी नहीं था, जिसके लिए संदेश खाली वेट कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हो रहा है, राखी लेके खड़े हैं महिला अपना मुंह खोल के आज सामने आए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं हम बीजेपी नहीं करते, फिर भी हम यहाँ पे आना चाहते हैं। जिस दिन राज्यपाल आया था, जिस कदर यहाँ पे जन विस्फोट देखा गया था, आज भी यहाँ पे वो जन विस्फोट ही देखा जा रहा है। महिलाएं हैं यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे रैफ खड़े हैं। संदेश खाली में ही महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रवि दत्ता लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और रवि दत्ता ने जब वहीं मौजूद महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने ये तक कह दिया कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए। आप लोग तृणमूल करते हैं?
শুভেন্দু অধিকারী को क्या कहेंगे? আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কষ্টের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের সম্মানের লড়াই मुंह লড়ছি। ढक के क्यों खड़े हैं? আমরা এখন সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, সেই ये কারণে डर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? शुभेंदु आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, तृणमूल आ रहा है। হবে না, আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। এখানে যে শেখ শাহজাহান যে মাথা, সেটা এখনো অ্যারেস্ট হয়নি। তার গুন্ডা বাহিনীর জন্য আমরা আমাদের এখনো মুখ ঢাকা দিয়ে রেখেছি। आप लोग यहाँ पे मुंह ढक के क्यों खड़े हैं? কেন মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন? শাহজাহানের ভয়ে এখনো শাহজাহান অ্যারেস্ট হয়নি, এখনো আমাদের মধ্যে ভয় তৈরি আছে। देखिए यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी वो डरे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि शुभेंदु आए, राष्ट्रपति आए, राज्यपाल आए, कोई भी आए, जब तक शेख शाहजहां नहीं अरेस्ट हो रहा है ये लोग अपना जो नकाब है वो नहीं उतार सकते। और इस बीच बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस एसपी गठबंधन पर। यह सबसे बड़ी खबर है, जहां यूपी में कांग्रेस एसपी की बातचीत अभी जारी है। एसपी से गठबंधन पर TV9 से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बात की और बातचीत फाइनल स्टेज पर है। जल्द ऐलान, वेणुगोपाल का यह TV9 पर बड़ा बयान। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. 17 seats okay for Congress? No. I am not. This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. There are other parties. कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीट शेयरिंग पर TV9 से ये बड़ा बयान वेणुगोपाल का सामने आया है। और आपको बता दूं, रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कुमार विक्रांत, इस बयान का मतलब क्या है? यानी बातचीत में अभी भी स्कोप है? जी निश्चित तौर पर लगातार बातचीत जो लगातार चल रही थी उसमें कुछ ब्रेक लगातार आप कह सकते हैं, कुछ अड़चनें आई थी क्योंकि 17 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने दी थी, कांग्रेस पार्टी को नंबर की ज़्यादा चिंता नहीं है, कौन सी सीटें उसको मिल रही हैं उसकी चिंता है। कांग्रेस पार्टी जीतने वाली सीटें चाहती है, जहां उसका जनाधार है उन सीटों को चाहती है। इसको लेकर के 1 से 2 सीटों को लेकर के विवाद है। हालांकि फिलहाल बातचीत रुकी है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ेगी और ये माना जा रहा है कि गठबंधन होगा। लेकिन फिलहाल जो केसी वेणुगोपाल है, कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, कल वो अमेठी में थे, वहां उन्होंने चर्चा की है राहुल गांधी से। खड़गे जी भी कल वहां प्रदेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी वहां मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने भी फोन पर बात की है समाजवादी पार्टी से। तो आखिरी स्टेज में बातचीत है ऐसा कांग्रेस का मानना है, यानी नाजुक मोड़ है बातचीत का, लेकिन अभी बातचीत टूटी नहीं है, कुछ देर के लिए रुकी टूटी जरूर नहीं है, लेकिन बातचीत कुछ देर के लिए रुकी है, हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत बता रहे हैं। और इस बीच केसी वेणुगोपाल का यह बड़ा बयान, जहां एसपी से गठबंधन पर उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह बातचीत कही है और बयान दिया है कि बातचीत अभी फिलहाल फाइनल स्टेज में है। लेकिन रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, एसपी और कांग्रेस की इस बातचीत में पेंच आखिर फंसा कहां है अभी? देखिए, पेंच 2 सीटों को लेकर फंसा है और वो है मुरादाबाद और बिजनौर। मुरादाबाद मंडल में से पहले ही अमरोहा की जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे चुकी है। जो 19 तारीख को 17 लोकसभा सीटों की लिस्ट भेजी गई, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने के बाद वो 17 सीटें आम सहमति से तय हुई थी, वो लिस्ट भेज दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, खड़गे ने जो अखिलेश यादव को फ़ोन किया था उसमें ये कहा गया कि 2 सीटें और चाहिए, उसमें मुरादाबाद और बिजनौर का नाम आया है। उसके बाद से डेडलॉक हो गया है। अखिलेश यादव से जब आज सवेरे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हमें जितना देना था हम दे चुके हैं, लेकिन गठबंधन टूटा नहीं है। अगर राहुल गांधी को आखिरी कॉल लेना है, अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो जाती है तो ये गठबंधन बच सकता है, वरना दोनों के रास्ते आखिरी फैसला राहुल गांधी को लेना है। लेकिन जिस तरीके से न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में है, और ऐसे में क्या मुलाकात राहुल और अखिलेश की संभव है? देखिए, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। आज सवेरे जब अखिलेश यादव से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कोई मुलाकात नहीं करनी है और हम कहीं भी तस्वीरों में साथ नहीं दिखना चाहते हैं जब तक सीट शेयरिंग ना हो जाए। और न्याय यात्रा में अखिलेश की मौजूदगी, गैर मौजूदगी सबसे बड़ा संकेत तो रहेगी। आप नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जिन 17 सीटों की ऑफर दी है, ये सीट आखिर कौन कौन सी है, इसकी एक लिस्ट आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस को 17 सीटें जो ऑफर की गई हैं वो जान लीजिए। इसमें रायबरेली है, अमेठी है, कानपुर,
फतेहपुर सीकरी, साथ ही बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा। पंकज, हमारे रोविंग एडिटर, यही हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पेंच अभी भी फंसा हुआ है और कहां फंसा हुआ है। इसके साथ ही झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी और देवरिया, ये वो 7 सीटें हैं जो कांग्रेस को एसपी ने ऑफर की है। लेकिन अब जरा जल्द आपको 2014 और 2019 के आंकड़े भी रख देते हैं आपके सामने, जहां आम चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये रिपोर्ट कार्ड इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच ये देखिए किस तरीके से यूपी में एसपी और कांग्रेस की ये जो रिकॉर्ड है, उस आधार पर मैं चाहूंगी पंकज जी और कुमार विक्रांत से एक और सवाल लेना, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहां 18% वोट हासिल करते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस 67 सीटों पर उतरी थी और 6% वोट इसके खाते में आए थे और 1 सीट हासिल हुई थी। ये 2019 के आंकड़े आपने देखे, लेकिन 2019 के अलावा उससे पहले के 2014 के लोकसभा चुनाव की डिटेल भी आपके सामने, जहां 78 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी और 22% वोट आया था और 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके साथ ही कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी, 8% वोट आया और जीत 2 सीटें ही कांग्रेस के खाते में गई थी। अब कुमार विक्रांत, ये 2 सीटें और ये जो सारे फैक्टर्स हैं जिस पर काम करते हुए सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा फैसला होता है, ऐसे में अगर ये खबर सामने आती है कि अब फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया है, तो क्या रुख अपनाया जा सकता है? क्योंकि इन फैक्ट्स को राहुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि कांग्रेस का क्या प्रदर्शन यूपी में रहा। जी देखिए, समाजवादी पार्टी जो जिन चुनावों की बात कर रही है वहां पर कांग्रेस बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी 2009 के आंकड़े लेकर आती है, जब उसके 21 और एक उपचुनाव में 22 सांसद हो गए। तो अब ये दोनों के बीच आपसी चर्चा है, लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि उसको वो सीटें चाहिए जो सीटें जीतने वाली हों, भले ही सीटें संख्या उसकी कम हो, लेकिन जीतने वाली सीटें चाहिए। और उसमें एक सीट मुरादाबाद भी है, रामपुर है, जहां पर कि समाजवादी पार्टी जीती हुई है। तो ये एक दिक्कत है, पेंच है। लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता, उनका कहना है कि हम गठबंधन को लेकर सकारात्मक है और जैसा केसी वेणुगोपाल ने कहा कि फाइनल स्टेज में है और जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अगर कॉल लेना है तो राहुल गांधी गठबंधन की दिशा में कॉल लेंगे, ऐसा कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और यूपी की राजनीति को पंकज जी आप जिस लिहाज से समझते हैं, एसपी क्या ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार होगी? देखिए, अखिलेश यादव ने भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब आज सवेरे हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि लगातार हम डिस्कशन करते रहे हैं। प्रियंका गांधी से भी उनकी बातचीत होती रही है, आखिरी बातचीत खड़गे से भी हुई है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर फैसला नहीं हो पाया। वो चाहेंगे कि राहुल गांधी इस पर आखिरी कॉल लें। ये जो 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसमें मुरादाबाद पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती थी और बिजनौर की भी सीट मांग रही है कांग्रेस पार्टी, बस यही 2 सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। आपसी सहमति से इसे सुलझाया सकता है अगर नीति और नियत सही हो दोनों तरफ से। संकेत फिलहाल यही मिल रहे हैं कि इन 2 सीटों को लेकर बातचीत जारी और फाइनल फैसला क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। और अब एक चौंकाने वाली खबर चीन के दुस्साहस की। चीन अब एंटार्क्टिक से पश्चिमी देशों की जासूसी में जुटा हुआ है। एंटार्क्टिक दुनिया का दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ -98 डिग्री तक तापमान चला जाता है। एंटार्क्टिक में दुनिया के बड़े देशों ने रिसर्च लैब भी स्थापित किए हैं, जहां से दुनिया की सेहत पर नजर रखी जाती है और ध्रुवों में आ रहे बदलावों का विश्लेषण होता है। यहां चीन ने भी अपना बेस स्थापित किया है और रिसर्च के नाम पर वो पश्चिमी देशों की कर रहा है जासूसी। यही बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में चिंता जाहिर की है, कहा है कि एंटार्क्टिक से अपने खुफिया बेस से चीन न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बल्कि पश्चिम के दूसरे देशों के भी अहम डेटा को चुरा रहा है। अब एंटार्क्टिक में चीन की रिसर्च स्टेशन किनलिंग रिसर्च स्टेशन के नाम से यह जाना जाता है। किनलिंग के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दूं, ये 5244 स्क्वायर मीटर में फैला है। 80 लोग साल भर यहां पर काम करते हैं। रिसर्च स्टेशन की तस्वीरें और वहां काम कर रहे लोगों की तस्वीरें भी पिछले हफ्ते पब्लिक की गई हैं। पूरे सेंटर में 3 सेगमेंट्स हैं जिनमें रिसर्च के नाम पर जासूसी की जाती है। सारी जानकारी चीन को ट्रांसफर की जाती है, चीन को भेजी जाती है और चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन मानवता के लिए एंटार्क्टिक में ऑब्जर्वेटरी चला रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीन सरेआम जासूसी कर रहा है। आपको हम बताते हैं एंटार्क्टिक से आखिर कैसे चीन अपना जासूसी मिशन चला रहा है और कैसे पश्चिम देशों की अब तक जासूसी की गई है। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि एंटार्क्टिक से चीन की इस जासूसी मिशन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पश्चिमी देशों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर किनलिंग रिसर्च स्टेशन से नजर रखी जा रही है। साथ ही सैटेलाइट का भेजा हुआ डेटा बीच में ही हैक करने की भी आशंका जताई गई। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दागे रॉकेट का टेलीमेट्री डेटा भी जुटाने का शक है और साथ ही पश्चिमी देशों के मिसाइल प्रोग्राम का डेटा भी चुराया गया है।
और ये शक जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और इंफॉर्मेशन, एंटार्कटिक में ही रिसर्च के नाम पर बनाए गए स्पाई सेंटर से कैसे चीन जासूसी अभियान को चला रहा है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि चीनी जासूसी का ये जो जेम्स बॉन्ड स्टाइल है उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन और डेटा को चुराया गया है, ये बड़ा खुलासा हुआ है किनलिंग रिसर्च स्टेशन को लेकर। और किनलिंग रिसर्च स्टेशन में भारी संदिग्ध मशीनों को तैनात करने को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि स्टेशन के 3 हिस्से में से एक हिस्से में बहुत सीक्रेसी रखी जाती है, बहुत गुप्त गतिविधियों को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का सीधा दखल है और सभी जानकारियों को गुप्त कोड में चीन ट्रांसफर किया जा रहा है, चीन भेजा जा रहा है। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार बनाने को लेकर किसी तरह की कोई स्थिति तय नहीं हो पाई है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह कि कल पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच तीसरी बैठक हुई और यह बैठक भी बेनतीजा रही है। अब पाकिस्तान से खबर ऐसी भी आ रही है कि इमरान खान के समर्थक सांसदों ने सरकार बनाने की कवायद कर दी है। वहीं पाकिस्तान की सियासत में चीन की भी एंट्री हो चुकी है। बड़ी खबर क्या है? जहां चीन का यह बयान सामने आता है, चीन कहता है कि राजनीतिक दल मिलकर पाकिस्तान में स्थिर सरकार बनाएं। वहीं पाकिस्तान से चौथी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। अब पाकिस्तान में नहीं सेट हो रहा जोड़ तोड़ का फॉर्मूला। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि नवाज और बिलावल की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही है। PTI समर्थकों ने SIC में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद इमरान की सरकार बन सकती है। पाकिस्तान में अगर चुनाव हुए तो फिलहाल 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया है कि यहां किस पार्टी की सरकार बनेगी और किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसी बड़ी खबर के बीच खबर यह भी है कि इमरान समर्थक उम्मीदवार एक दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कदम रिजर्व सीटों को हासिल करने के लिए उठाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने और सवाल यही कि पाकिस्तान में इमरान खान बनेंगे प्रधानमंत्री। इमरान खान के समर्थकों ने सरकार बनाने की जिस तरीके से कवायद तेज कर दी है, उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि इमरान समर्थक निर्दलीय सांसद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। SIC में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेजा और गठबंधन बनाने के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अब चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद PTI सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। गठबंधन करेगा 70 रिजर्व सीटें जीतने की कवायद। अब क्या है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसको लेकर यह खबर बड़ी है? आपको बता दें, इस्लामिक राजनीतिक और धार्मिक दलों का यह गठबंधन है। सुन्नी इस्लाम स्कूल के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का गठन 2009 में हुआ था। हालांकि 2011 में नेटो के खिलाफ देशव्यापी अभियान भी शुरू किया गया था। अब पाकिस्तान की राजनीति में चीन के दखल को लेकर भी बड़ी खबर है। चीन का पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को यह निर्देश है, साथ मिलकर सरकार बनाए राजनीतिक दल। सुचारू और स्थिर चुनाव के लिए बधाई। तो चीन की तरफ से क्या कहा गया है और किस तरीके से चुनाव को लेकर, स्थिर चुनाव को लेकर बधाई दी गई है और यह कहा गया कि साथ मिलकर सरकार बनाए राजनीतिक दल, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं। चीन ने आखिर क्या कहा है, ये जान लीजिए। चीन ने कहा पाकिस्तान में आम चुनाव स्थिर सुचारू तरीके से हुए। चीन पाकिस्तानी लोगों की पसंद का पूरा सम्मान करता है और उम्मीद है संबंधित पार्टियां सामाजिक स्थिरता के लिए साथ आएंगी। अब समझिए पाकिस्तान चुनाव नतीजे क्या समीकरण दिखा रहे हैं और वही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां पर देखिए इमरान समर्थक और साथ ही 93 सीटें, PMLN के खाते में 75, PPP की 54 और MQM की 17 हैं। अब ये आपके सामने आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि निर्वाचित सीट 265 है, बहुमत के लिए 133 चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि अभी पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर स्थिति क्या है, हो क्या रहा है। अभी क्या हो रहा है, किसी भी दल को बहुमत नहीं है। PMLN और PPP में बातचीत हो रही है। PMLN और PPP इन दोनों को अगर मिला दे तो 129 सीट बनती हैं। हालांकि बहुमत से ये अभी भी 4 कम है। अब जेल में बंद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक और बड़ी खबर, अधिकारियों ने खाने में जहर मिलाया, बुशरा बीबी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। बुशरा बीबी को उनके घर में कैद रखा गया है। PTI ने कहा यह दुर्भावनापूर्ण हमला है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की एक दर्दनाक तस्वीर अब आपके सामने होगी। पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 13 साल की नाबालिग लड़की को जबरन अपहरण किया।
तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। कट्टरपंथियों ने दिन में घर में अंदर घुसकर सबके सामने लड़की को अगवा किया। लड़की को बचाने की कोशिश की और लड़की को बचाने जो भी बीच में आया, कट्टरपंथियों ने उन पर भी हमला कर दिया। 13 साल की लड़की का सरेआम अपहरण हुआ। कैसे? कट्टरपंथियों ने हाथ में डंडे लेते हुए परिवार वालों पर वार करना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े सबके सामने एक लड़की को ले जाते हुए ये नजर आए और बीच में जब लोगों ने विरोध जताया और रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। नौकरियों में 10% आरक्षण का विधेयक पास। मराठा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। सीएम शिंदे ने कहा, हमारा वादा पूरा हुआ। तो महाराष्ट्र में आरक्षण को देखते हुए ये सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको एक बार फिर से बता दें, मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। नौकरियों में 10% आरक्षण का विधेयक पास हुआ है। मराठा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। शिक्षा में भी मराठा समाज को 10% आरक्षण को लेकर खबर आ रही है और इस फैसले के बाद किस तरीके से बाहर जश्न मनाया जा रहा है, रंग गुलाल, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उसी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अब तक आरक्षण को लेकर ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां पर देख लीजिए एससी 13%, 13%, एसटी 7%, ओबीसी 19% और बंजारा 11%, जबकि एससी बीसी 2%। हालांकि कुल 52%। अब अगर इसमें ईडब्ल्यूएस का 10% भी जोड़ दिया जाए तो कुल ये 62% हो जाता है। मराठा आरक्षण 10% कैबिनेट से मोहर, और जिस तरीके से ये मोहर लगी है उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और ये आंकड़े आपके सामने महाराष्ट्र में अब तक के आरक्षण को लेकर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा था, उसके बाद अब ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन कुल ये जो आंकड़ा 72% हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कानूनी दांवपेच के बीच भी इसमें बड़े फैसले इससे पहले भी इस पूरे मामले पर लिए जा चुके हैं। सीधे राजीव का रुख करते हैं। राजीव, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को देखते हुए क्या स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये आरक्षण जो 10% दिया गया और कुल आरक्षण 62% हो गया है महाराष्ट्र में, तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक गेम चेंजर साबित जरूर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी इसमें सगे संबंधियों को लेकर इस तरह की व्यवस्था की गई है, उस जो है किया गया है उसका विवरण जो है थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। लेकिन 10% आरक्षण देने के बाद में मराठा समाज के लिए जो है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये मराठाओं के हित में है, उनकी शिक्षा और नौकरी के लिए जो है अब उनके काम आएगा। और इसी वजह से यहाँ पर विधान भवन में जैसे ही ये बिल पारित हुआ, उसके बाद में मराठा समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, साथ साथ में यहाँ पर गुलाल उड़ाया जा रहा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि पिछले 5 महीने से लगातार मनोज जरांगे जो कि मराठा नेता हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे। सड़क से लेकर विधान भवन तक हंगामा हुआ और आखिरकार में 10% आरक्षण, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद शिवाजी की प्रतिमा के सामने कसम खाई थी कि वो मराठाओं को आरक्षण देंगे। और आज जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तभी भी उन्होंने इस बात को रखा कि उन्होंने शिवाजी की सौगंध ली है, वो मराठाओं को आरक्षण देंगे। और आखिरकार आरक्षण देने उन्होंने सदन में ये बिल पारित किया। अब विधान परिषद में जा रहा है दूसरे सदन में, और उसके बाद में राज्यसभा के पास जाएगा मंजूरी के लिए। जब एक कानून बन जाएगा तब मराठाओं को आगे की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी राजीव आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल पूरी डिटेल के लिए शुक्रिया आपका। और आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने अनशन भी तोड़ दिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, इस फैसले के सामने आने के बाद ये खबर आ रही है, आरक्षण विधेयक पास होने के बाद अनशन तोड़ दिया है। आंदोलन के नेता मनोज जरांगे जो अनशन पर बैठे थे, अब आरक्षण विधेयक पास होने के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। और विधानसभा में बिल पास होने से पहले शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। संजय सिरसाट से बात की टीवी 9 रिपोर्टर राजीव सिंह ने। सिरसाट साहब,
बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। आखिरकार आपकी सरकार शिंदे साहब की अगुवाई में ये बिल लेकर आई है। क्या अब ये कानून बनकर वाकई में आरक्षण मिल जाएगा या फिर कुछ और पेचीदियाँ रहेंगी? अभी देखिए, अभी कोई पेचीदियाँ रहे ना, इसलिए सरकार ने भले ही थोड़ी देरी हो गई लेकिन ये बिल लाया है और अब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रोक पाएगा। जो 40 साल से जो मसला ठंडे बस्ते में था उसको शिंदे साहब ने एक हिम्मत से, एक बहादुरी से सामने लाया है और आज वो बिल जब पास हो जाएगा तो महाराष्ट्र की जनता शायद उसको बहुत खुशी से उसको अपनाएगी। बिल की कॉपी आपने भी देखी होगी, क्या खास है इस बिल में, क्या कुछ नया है, किस तरह से मजबूती मिलेगी मराठों को? नहीं, अब ये तो अब बिल पास होने दो, बाद में सब डिटेल। ड्राफ्ट की कॉपी तो बाहर आ गई है, उसमें 10% आरक्षण की बात कही जा रही है। वो तो ठीक है ना, जो भी अभी पहले सभागृह में चर्चा होने दो और उसके बाद सीएम जब स्टेटमेंट देंगे तो सही मायने में आरक्षण कैसा दिया गया ये आपको समझ। विरोधी पक्ष हमेशा टारगेट करता रहा आपको, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो सदन में बिल पेश किया जाने वाला है, उसमें उनका भी सहयोग मिलेगा? सहयोग देना चाहिए, नहीं देंगे तो वो पछताएंगे। हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारा काम जो था हमने कर दिया। और एसपी विधायक अबू आजमी ने मांगा मुस्लिमों के लिए आरक्षण। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2014 से मुस्लिम आरक्षण की मांग। अबू आजमी की तरफ से कहा गया, हम सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं कर सकते, हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो धर्म की बात आ जाती है, हम धर्म नहीं बल्कि पिछड़े मुस्लिम जातियों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण की मांग फिर से एक बार उठाई जा रही है। आप लोग बैनर लेकर पहुंचे, आपके साथी विधायक रईस शेख भी आपके साथ हैं। ये एक नई चीज, नई कहानी? नहीं, नई कहानी बिल्कुल नहीं है। ये 2014 का अध्यादेश मेरे पास 19 जुलाई 2014 को सरकार ने तय किया था। रंगनाथ मिश्रा साहब, राजेंद्र सच्चर कमेटी, रहमान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को, उस समुदाय को, विशेष मागास प्रवर्ग ये लिखा हुआ है, इनको, मुसलमान को नहीं, मुसलमानों की जो पसमानदा जाते हैं, जो पिछड़ी जाते हैं, इस है, उनको सरकार ने एक जो है ये अध्यादेश निकाल के अनाउंस किया था और अभी तक उसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया, पेंडिंग रखा गया है। और बार बार दिशा भूल की जाती है कि इस धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो ये अध्यादेश किसने निकाला था? ये अध्यादेश सुनिए, हाई कोर्ट ने भी ये सब देखने के बाद कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में तुरंत दे दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। लेकिन अब आपको एक हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एसडीआरएफ का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। देखिए कैसे नदी में फंसे 4 लोगों को बचाया गया। नदी में अचानक उफान से मुश्किल में जान फंस गई थी। नदी में खनन का काम लोग कर रहे थे। नदी में करीब दर्जन लोग खनन का काम कर रहे थे। अचानक उफान आ गया। ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन 4 लोग उफान में फंस गए। इन लोगों ने नदी के बीचों बीच आकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तभी एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और ऑपरेशन तेज हुआ। भारी मशीनों से 4 लोगों को कैसे एयरलिफ्ट किया गया, उसकी तस्वीर देखिए। तो इस हालात के बीच कैसे नदी के उफान में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जब लगातार बारिश तो मुसीबत अभी तक बनी हुई थी। बर्फबारी की वजह से भी लोग कई जगह फंसे हुए थे, लेकिन ये अब उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लोगों ने नदी के बीचों बीच आकर किसी तरीके से पहले अपनी जान बचाई। एक बार फिर से आपको बता दें, उच्च नदी में ही करीब दर्जन भर लोग खनन का काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उफान आ गया और ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन 4 लोग इस उफान में कैसे फंसे। और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने नदी के बीचों बीच आकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई और एसडीआरएफ जब मौके पर आई तो उसने लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू किया। ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया उसी की तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि भारी मशीनों से 4 लोगों को एयरलिफ्ट करने में कामयाबी हासिल हुई। अब पहाड़ों पर फरवरी में जोरदार बर्फबारी को लेकर भी खबरें हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ से सफेद हैं। कश्मीर के सभी पर्यटक स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गए हैं। गुलमर्ग की तस्वीर आपके सामने। कश्मीर में सोमवार को गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। मैदानी इलाकों में बारिश होती रही। बारामूला जिले में गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट में पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5 फुट बर्फबारी है और ऐसा तब हुआ है जब गुलमर्ग कल से चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी भी करने वाला है।
गुलमर्ग के अलावा कूपवाड़ा, हंदवाड़ा और सोनमर्ग में भी बर्फबारी हुई है। रामबन में इतनी बर्फ गिरी है कि बिजली की आपूर्ति भी रुक गई है। तीसरी तस्वीर द्रास की आपके सामने होगी, जहां भारी बर्फबारी जारी है। सड़क, घर पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। जैसी तस्वीर कश्मीर से आई है, वैसी ही तस्वीरें हिमाचल से भी आ रही हैं। कुल्लू में जबरदस्त बर्फ गिरी है। सर्दियों के मौसम में पर्यटक कुल्लू से दूर रहे क्योंकि बर्फ नहीं गिरी, लेकिन अब पर्यटक वापस लौट आए हैं। कुल्लू के अलावा आसपास के पहाड़ों पर भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अब उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम भी बर्फ से ढका हुआ है। बाबा बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल में बंद हैं, लेकिन बर्फबारी का नजारा देखकर ऐसा लग रहा है मानो इंद्रदेव भगवान नारायण का बर्फ से अभिषेक कर रहे हैं। तो लगातार हो रही बर्फबारी के बाद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन जहां लोग भारी बर्फबारी की चपेट में आए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी फिलहाल खबर यह है कि लगातार हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी सैलानी इन इलाकों का, इन जगहों का रुख कर रहे हैं।